students, welcome back. Now we start new topic. The topic is कॉन्सेप्ट ऑफ एएस। बेसिकली आपने जो है एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ लिया है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज जो है हम अभी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपने जब डिमांड को पढ़ा था तो हमने जो है देखा था कि हमारी जो कंट्री की टाइम ऑफ पीरियड में जितने भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है वो हम एग्रीगेट डिमांड में लिखते हैं। तो सप्लाई में क्या होगा, जितने भी प्रोड्यूसर्स आपकी कंट्री के एक टाइम पीरियड में अवेलेबल कराते हैं गुड्स और सर्विसेज, सेल करने के लिए अवेलेबल कराते हैं, वो सारी हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो बेसिक हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कंसेप्ट ऑफ एएस रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर भी जैसे आपने पहले विश टू स्पेंड लिया था, यहाँ पर भी जो प्लानिंग है उसके बिहाफ पर ही हम काम करने वाले हैं। तो हम प्रोड्यूसर जो भी प्लान करते हैं बनाने का, बस वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, फिजिकल क्या क्वांटिटीज आई है, उससे लेना देना हमको नहीं रखना है। हमने यहाँ पर बात करनी है कि आपके प्रोड्यूसर्स ने जो भी प्लान किया है बनाने का, बस वो हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, अलग अलग गुड्स बनाते हैं, हम सबको ऐड कर लेना है यहाँ पर। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये बताता है आपको कि एक फ्लो चलता है आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन। ये बताना चाहता है आपको कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि वैल्यू ऐड करने पर वैल्यू आपकी इनकम जनरेट होती है। कोई भी गुड्स और सर्विसेज को आप बनाते हैं उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, इससे आपकी इनकम जनरेट होती है। ये हमने ना नेशनल इनकम वाले चैप्टर में देखा था। और नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट टेल अस दैट वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेट आर indirectly to each other. According AS implies flow of income Y in the economy during an accounting year. AS is Y, therefore can be treated as identical to each. देखिए, हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है एक तरीके से Y AS का। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि आपका जो Y होगा वो एज इट इज बराबर होता है AS के। तभी हम कहते हैं कि ये 45 डिग्री का कर्व है और ये भी हमारा जो कर्व है वो 45 डिग्री का होगा। AS जो है वो आपके C+S को मिलाकर बनती है, Y भी हमारे C+S को मिलाकर ही बनेगा। हमने बताया है कि AD जो है वो C+I होता है, लेकिन हमने ये भी बताया साथ ही साथ कि AS इक्वल्स टू C+S होता है। ठीक है, तो ये है याद रखने वाली चीज़ कि Y जो है वो हमारा AS कर्व को डायरेक्टली आइडेंटिकल प्रूव करता है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि AS का स्केड्यूल कैसा होता है। बेसिकली आपने देखा है कि Y जो होती है वो AS के साथ में पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, दोनों ही एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव रिलेशन दिखाती है। जैसे जैसे इनकम जनरेट होती है वैसे वैसे प्रोड्यूसर और सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज उसको तो प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी उसका जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिवली रिलेटेड दिखाते हैं। देखिए कि कैसे होगा ये काम। हम देखते हैं कि अगर हमारी ये हमें टेबल बनानी है, यहाँ हम जो है Y लिख लेते हैं, यहाँ AS लिख लेते हैं। Y जैसे से इंक्रीज होगी, मान लीजिए 0 है तो प्रोड्यूसर कभी भी सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज प्रोड्यूसर को प्रॉफिट चाहिए, वो फ्री में काम नहीं करता। तो यहाँ 0। अगर इसने इनकम Y 20 होगी तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 40 हुआ तो ये भी 40 होगा। ये आइडेंटिकल है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60, 70 तो 70, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते हैं। इसीलिए इसका कर्व जो होता है वो हमेशा 45 डिग्री का होता है। यहाँ हम इनकम को लेते हैं और यहाँ हम AS को लेते हैं, यानी ये Y है आपकी। तो ये कर्व जब आप बनाएंगे तो कुछ इसी तरीके का 45 डिग्री का कर्व आपको नजर आएगा, जो बताता है कि हमारा इनकम जो है वो एज इट इज बढ़ती है जैसे कि जैसे हमारी AS इंक्रीज होती है। यानी AS और Y का इंक्रीज होने की जो रेट होती है वो सेम होती है, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो ना प्रोड्यूसर को जो है प्रॉफिट का और ज़्यादा वो हिस्सा मिलने लग जाता है, तो वो ये सोचता है कि फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि जो है उसकी इनकम फिर से बढ़ सके। तो जैसे जैसे वो अपनी सप्लाई बढ़ाता है फिर से वापस उसका रिटर्न जो है इनकम के थ्रू उसको जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा, आइडेंटिटी between Y and H show that the producer in the economy are ready to supply all that they wish to produce. ये जो इनकम में जनरेशन हो रहा है ना इसका,
और हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रिलेटिव है एक दूसरे से, तो यही मोटिवेट करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो। ठीक है, वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू स्पेल सप्लाई ऑल दे विश टू प्रोड्यूस, क्यों वो चाहता है कि उसका सारा माल सेल हो जाए? दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम ये जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली whenever there is a rise in demand, the producer respond to do by the planning an equal rise in the supply। जैसे ही हमारे मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर चाहता है वो उसी तरीके से अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है। जैसे ही उसने इंक्रीज करी होती है तो वो इक्विलिब्रियम पे फिर से सेट हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन से साथ चलते हैं। वाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी? हम क्यों कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है? दिस इज फैक्ट इन द बेसिक कंसेप्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एज pronounced by the Keynes. Keynes made this basic assumption because he was डीलिंग विद द इकोनॉमिक फेसिंग। देखिए कि ये यहाँ कहना चाह रहा है कि हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी, ये एक अजम्पशन है जो कीन्स ने बना दी है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो हमेशा एक्स्ट्रा ही होती है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 1930 में जो आपकी मंदी आई थी, आपके जो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन आया था, उस डिप्रेशन के बाद कीन्स ने एक इजाद किया नया, हम कह सकते हैं कि एक नया वो लाया रूल, जिससे उसने माना कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है ताकि हम मोटिवेट होते रहें नए काम के लिए। इसीलिए जो है हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ, इसी से हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई, हमसे फिर इक्विलिब्रियम मिला। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम कंजप्शन फंक्शन को पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उसके बाद जो है आपका सप्लाई सेविंग फंक्शन भी आएगा, एपीएस एपीसी क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ बिकॉज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे के चारों चैप्टर इसी के साथ कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कन्फ्यूजन ना रखें, पूछ लें। डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क। ओके, थैंक यू।